अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के, उससे बचने के क्या क्या तरीके। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, 20-30 लाख रुपया भी लगाते हैं और फिर गुर्दा रिजेक्ट करवा लेते हैं। जब रिजेक्शन हो जाती है तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल है। मेडिसिन बहुत महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं और काम भी नहीं करती। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अब रिजेक्शन होने ना दें। तो उससे प्रिवेंशन के लिए वी विल टॉक अबाउट कोई 10-11 स्ट्रेटजीज़ या क्या क्या आप कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 तो ये कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाएं ना तो आपको रिजेक्शन ही नहीं होगी। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। ट्रांसप्लांट करवाना आपके लिए हर हाल में बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, ये स्टडीज़ ने शो किया है। तो ये तो कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी फैमिली में जिस डोनर ने आपको देना है उसके अगेंस्ट आपके जिस्म में कुछ एंटीबॉडीज़ हों। तो इसको कहते हैं कि आप सेंसिटाइज्ड हैं। जब वो ऑर्गन आएगा अपने किसी रिश्तेदार का गुर्दा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जिस्म ऑलरेडी तैयार है, उसमें एंटीबॉडीज़ हैं। तो इस कंडीशन में एक किडनी पेयर डोनेशन होता है कि आप इसका गुर्दा किसी और को दे दें और उनके अजीज़ का गुर्दा खुद ले लें, स्वाप हो जाए इस तरह से। तो हो सकता है कि उस गुर्दे के अगेंस्ट आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ ना हो, अपने रिश्तेदार के अगेंस्ट हो। कोई बच्चा हो सकता है आपके जिस्म में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, या कोई ब्लड मिला हो सकता है, या किसी भी वजह से। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो पहले कुछ ऐसी मेडिसिन, ट्रीटमेंट, प्लाज्माफरेसिस करके उस एंटीबॉडीज़ को पहले ख़त्म किया जाए ताकि आपका क्रॉस मैच नेगेटिव आए और आपके अंदर वो डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी का लेवल कम हो जाए। फिर ट्रांसप्लांट करें, फिर रिजेक्शन का चांस कम होगा। इस तरह से रिजेक्शन की प्रिवेंशन हो जाएगी। तीसरा ये कि जब इस तरह का गुर्दा ट्रांसप्लांट किया जाए तो उस वक्त आपको इंडक्शन दी जाए। इंडक्शन वो मेडिकेशन का तरीका होता है कि फ़ौरी तौर पे आपको ज़्यादा मेडिसिन देते हैं जिससे आपके बी और टी सेल ख़त्म हो जाते हैं, तो आपका जिसम एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता, या उसका क़ुव्वत मदाफ़त या इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता रिजेक्शन के लिए। तो इंडक्शन का बड़ा रोल है। चौथी स्ट्रेटजी हो सकती है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए तो आपका जिस्म ब्लड बार बार मॉनिटर किया जाए, चेक किया जाए कि उसके अंदर वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बन तो नहीं गई जो इसको गुर्दे को तबाह करेंगी। जैसे ही उस एंटीबॉडी का लेवल आपको नज़र आए या बढ़े तो आप मेडिकेशन भी उस तरह से बढ़ा दें। या कभी कभार ऐसे भी किया जा सकता है। एक 5वीं स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप बायोप्सी करें। अगर क्रिएटिनिन आपको सही भी नज़र आ रही है तो आप किडनी बायोप्सी करें, देखें कि उसमें चेंजेस तो नहीं आ रही। क्योंकि कुछ केसेस में सब क्लिनिकल रिजेक्शन होती है। सब क्लिनिकल रिजेक्शन ये होती है कि आप क्रिएटिनिन आपकी ठीक है, रीनल डिसफंक्शन नहीं है, अपेरेंटली आप भी ठीक हैं, लेकिन अंदर ऑलरेडी चेंजेस शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप टाइम पे बायोप्सी करें और टाइम पे बायोप्सी में चेंजेस आ जाएँ तो उस वक्त ही फिर आप कोई ना कोई चीज़ कर सकते हैं। उसमें आप या अपनी इम्यूनोसप्रेसेंट्स का लेवल बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी एक ख़ास जो आप कम अमाउंट में दे रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं डोज़, या फिर उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे साइक्लोस्पोरिन को अगर टेक्रोलोमस से चेंज करें तो वो ज़्यादा सुपीरियर है, या स्टीरॉयड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो बड़ी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप टाइमली डिटरमिन कर लें। छठी स्ट्रेटजी हो सकती है, काफ़ी लोग दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, उन्हें बताता कोई नहीं है। तो उनको बताना है कि ये 3 मेडिसिन जो हैं एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है, ये लेनी बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस, कि आप छोड़ देते हैं ऐसे ही। मैंने पहले भी एक उस वीडियो में बताया था, मेरे पास एक बच्ची थी, उसको उसकी सहेलियाँ छेड़ती थी कि तुम्हारा मुंह बड़ा गोल सा हो गया है। वो स्टीरॉयड की वजह से थोड़ा सा मून फेस हो जाता है। तो उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया और वो दवाई लेनी छोड़ दी और उसके बाद उसकी रिजेक्शन हो गई। तो एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंस है, एडहेरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7वीं स्ट्रेटजी है कि जो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी हैं वो सही वाली दी हैं, वो एडिक्वेट दी हैं, वो इनएडिक्वेट ना हो, वो अच्छी क्वालिटी की सही कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन हो। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उनको वो मेडिसिन मिलती है जो जिससे बेहतर मेडिसिन आ गई हैं, जैसे स्पेशली साइक्लोस्पोरिन है, टेक्रोलोमस उससे बेहतर है। तो बेहतर मेडिसिन आर देयर लेकिन दे आर जस्ट नॉट गिवन टू यू, तो वो एक मसला हो सकता है। तो मेरे ख्याल में 8वें नंबर पे ये कि आप जो टेक्रोलोमस बेस रेजिमेंट लें, साइक्लोस्पोरिन ना लें। टेक्रोलोमस ज़्यादा सुपीरियर है, स्टडीज़ ने शो किया है। 9वें नंबर पे अगर टेक्रोलोमस बेस लेते हैं तो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपके केस में उसका लेवल कितना रखना है। आप ज़्यादा लोग लेवल चेक ही नहीं करते, लेवल चेक करें तो पता ही नहीं होता क्या करना है। और अगर कार भी लें तो वो थोड़े लेवल पे भी कहते हैं जी क्रिएटिनिन तो ठीक है, वो भी ठीक है, 2 महीने बाद ठीक नहीं होगी। तो उसका पता होना चाहिए कि कितना लेवल रखना है। इस तरह से एक 9th स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि आपको जो किडनी है वो ज़्यादा HLA मैच वाला किडनी हो। HLA मिसमैच वाले किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है लेकिन रिजेक्शन का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर आपके 2 डोनर हैं
2 बेटे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक का ज़्यादा मैच करता है तो वो आपको मिलना चाहिए। इस तरह से 11वीं स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जब भी आपने मंथली अपनी क्रिएटिनिन चेक करानी है, अगर डॉक्टर को नहीं भी दिखाते तो डॉक्टर को आपको इतना एजुकेट करना चाहिए कि आप खुद ही क्रिएटिनिन का लेवल करवाएं, उसको चेक करें। अगर आपकी 0.7 है वो 0.7 ही है, या 0.8 है, या 0.6 है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बढ़ती है तो फिर आप फौरी अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, क्योंकि अर्ली स्टेज पे जो चेंजेस होती हैं वो एक्चुअली GFR में बहुत बड़ी चेंजेस होती हैं, और उसी वक्त अगर कुछ कर लिया जाए, कोई बायोप्सी कर ली जाए या मेडिसिन एडजस्ट कर दी जाए तो रिजेक्शन नहीं होती। सो दीज वर 11 स्ट्रेटजीज़ टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ रिजेक्शन, या रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए। क्योंकि मैंने बताया जब रिजेक्शन एक दफ़ा हो जाती है तो फिर ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ़ द टाइम बड़ी मुश्किल होती है। थैंक यू।